नमस्कार, डीबी न्यूज में आपका स्वागत है। डीबी न्यूज में बात करेंगे तमाम खबरों की, तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में लगातार दोनों देशों के सैनिकों और आम लोगों की मौत हो रही है। जंग के छठे दिन हुए ताजा रूसी हमले में यूक्रेन के 70 से ज्यादा सैनिकों के मारे जाने की खबर है। रूसी तोप से यूक्रेन के मिलिट्री बेस पर हमला किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में सैनिकों की मौत हो गई। हमला ओख्तिर्का में हुआ है। ये शहर खार्किव और कीव के बीच बसा हुआ है। इस हमले की जानकारी ओख्तिर्का के गवर्नर मित्रो जिवित्स्की ने फेसबुक पर दी है। इससे पहले मंगलवार को ही खार्किव के सेंट्रल क्वायर में मौजूद क्षेत्रीय राज्य प्रशासन भवन को रूसी सेना ने उड़ा दिया। मिली जानकारी के अनुसार इस हमले में 6 लोग जख्मी हुए, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। इस हमले का वीडियो भी सामने आया, जिसमें हमले के बाद पूरी बिल्डिंग तबाह होती नजर आई। हमले में पास खड़ी कई कारें क्षतिग्रस्त हो गई। इस विस्फोट से इमारत की खिड़कियां टूट गई। यूक्रेन के खार्किव में मंगलवार को गोलीबारी में एक भारतीय छात्र की मौत हो गई। विदेश मंत्रालय ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। विदेश मंत्रालय ने कहा, गहरे दुख के साथ हम पुष्टि करते हैं कि आज सुबह खार्किव में गोलीबारी में एक भारतीय छात्र की जान चली गई। मंत्रालय उनके परिवार के संपर्क में है। हम परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। मारे गए छात्र की पहचान नवीन एसजी के तौर पर हुई और छात्र की उम्र लगभग 21 साल थी। नवीन एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था और वो चौथे साल में था। नवीन कर्नाटक के चलगेरी का रहने वाला था। छात्र की मौत पर विदेश मंत्रालय ने शोक व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तहत चुनावी रैलियों का दौर जारी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने छठे चरण के चुनाव के लिए आज यूपी के बलिया में चुनावी रैली को संबोधित किया। यहां उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा इस दौरान उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। आज को भी अब बनाना होगा तो बनाने का काम करेंगे। इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए। ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम, और वो भी इतना बड़ा कार्यक्रम, उम्मीद से बड़ा कार्यक्रम है ये। और जहां उम्मीद से बड़ा कार्यक्रम है, वहीं जोश और उत्साह जो दिखाई दे रहा है, ये बता रहा है कि बीजेपी के लोग इस बार इस शहर में शून्य रह जाएंगे, बलिया में शून्य रह जाएंगे। और ये चुनाव कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है। ये चुनाव खुशहाली के लिए है। ये चुनाव भारत के संविधान को बचाने के लिए चुनाव है। ये चुनाव भारत का लोकतंत्र बचाने के लिए है। इसलिए बलिया वालों ने हमेशा क्रांतिकारी रास्ता अपनाया है। इस बार भी लोकतंत्र बचाने के लिए साइकिल की मदद कर देना। और मुझे खुशी है कि समाजवादियों के साथ अम्बेडकरवादी मिलकर के इस देश का संविधान और इस देश का लोकतंत्र बचाने में लगे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे दोनों को धन्यवाद। केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चले किसान आंदोलन के दौरान दर्ज 17 मामलों को दिल्ली सरकार ने वापस लेने की अपनी मंजूरी दे दी है। इसमें एक मामला पिछले साल 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किले पर हुई हिंसा से जुड़ा भी है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, उपराज्यपाल अनिल बैजल के दफ्तर की ओर से गृह मंत्री सत्येंद्र जैन को 31 जनवरी को भेजी गई मामलों से संबंधित फाइल को सोमवार को कानून विभाग की राय लेने के बाद मंजूरी दे दी गई। गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने नवंबर 2020 से दिसंबर 2021 के दौरान दर्ज किए गए 54 मामलों में से 17 को वापस लेने का फैसला किया था। इसमें लगभग 200 से 300 प्रदर्शनकारियों और 25 ट्रैक्टरों के लाहौरी गेट के जरिए लाल किले पहुंचने का मामला भी शामिल है, जिसके चलते टिकट काउंटरों और सुरक्षा जांच उपकरणों को नुकसान हुआ था। इसके अलावा 150 से 175 ट्रैक्टरों पर सवार होकर उत्तर प्रदेश के लोनी से दिल्ली में प्रवेश करने वाले किसानों के खिलाफ उत्तर पूर्वी दिल्ली के ज्योति नगर पुलिस थाने में एक मामला दर्ज किया गया था। आरोप है कि उन किसानों ने पुलिस कर्मियों के कर्तव्य में बाधा डाली और उन पर हमला किया। अधिकतर मामले दिल्ली के सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ 1 साल तक चली किसान आंदोलन के दौरान कोविड-19 नियमों और दिशा निर्देशों के उल्लंघन से संबंधित हैं।
आपको बता दें कि आंदोलनकारी किसानों ने संसद द्वारा पारित कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए नवंबर 2020 में दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाल दिया था। मोदी सरकार की ओर से कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के बाद किसानों ने दिसंबर 2021 में आंदोलन खत्म कर दिया था। केंद्र ने नवंबर 2020 से दिसंबर 2021 के बीच प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की संयुक्त किसान मोर्चा की मांग पर भी सहमति जताई थी। आंदोलनकारी किसान पिछले साल गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली में घुस गए थे, जिसके बाद हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई थी। यूक्रेन के खार्किव में गोलीबारी में एक भारतीय छात्र की मौत हो गई है। विदेश मंत्रालय ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। विदेश मंत्रालय ने कहा, गहरा दुख के साथ हम पुष्टि करते हैं कि आज सुबह खार्किव में गोलीबारी में एक भारतीय छात्र की जान चली गई है। मंत्रालय उनके परिवार के संपर्क में है। हम परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि विदेश सचिव रूस और यूक्रेन के राजदूतों को भारतीय नागरिकों के लिए तत्काल सुरक्षित मार्ग की हमारी मांग को दोहराने के लिए बुला रहे हैं। भारतीय अभी भी खार्किव और अन्य संघर्ष क्षेत्रों में शहरों में मौजूद हैं। इसी तरह की कार्यवाही रूस और यूक्रेन में हमारे राजदूतों द्वारा भी की जा रही है। मृतक का नाम नवीन शेखरप्पा है। वह 21 साल का था। छात्र कर्नाटक के हावेरी के चालागिरी का रहने वाला था। नवीन की मौत रेस्क्यू के दौरान हुए हमले में हुई। विदेश मंत्रालय ने छात्र की मौत पर दुख जताया है। इससे पहले खार्किव क्षेत्रीय प्रशासन के प्रमुख ओलेह सिनेहुबोव ने बताया था कि रूस ने खार्किव के बीचों बीच आवासीय इमारतों के साथ एक प्रशासनिक इमारत पर मंगलवार को गोलीबारी की। सिनेहुबोव ने यह नहीं बताया कि इस गोलीबारी में कितने लोग हताहत हुए हैं। इससे पहले उन्होंने बताया कि सोमवार को खार्किव में हुई गोलीबारी में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य लोग घायल हुए थे। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की सेना 14 लाख की आबादी वाले इस शहर में आगे बढ़ने की रूस की कोशिशों को बाधित करने की कोशिश कर रही है। यूक्रेनी सोशल नेटवर्क पर पोस्ट किए गए वीडियो में दिखाई दे रहा है कि खार्किव में प्रशासनिक इमारत में भीषण विस्फोट हुआ, जिससे उसके पास खड़ी कई कारें क्षतिग्रस्त हो गई। इस विस्फोट से इमारत की खिड़कियां भी टूट गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कपिलवस्तु के बर्डपुर में जनसभा करने पहुंचे। सीएम योगी ने भाजपा प्रत्याशी विधायक श्याम धनी राही के समर्थन में सभा की। कहा कि जो कहा वो करके दिखाया। सपा बसपा क्या ये कर पाते? योगी ने कहा कि सपा बसपा की सरकार होती तो कोरोना का टीका बिक जाता। ये भाजपा की सरकार थी जिसने फ्री में टीकाकरण करवाया। सपा बसपा के नेताओं ने रुझान देकर विदेश का टिकट बुक करा लिया है और क्या कुछ विपक्ष पर निशाना साधा, आइए आपको सुनाते हैं। भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली? सब लोग ले लिए। वैक्सीन का पैसा तो नहीं लगा। अगर सपा बसपा की सरकार होती भाइयों बहनों, ये वैक्सीन बाजार में ब्लैक हो जाती। किसी जरूरतमंदों को वैक्सीन नहीं मिल पाती। लेकिन बिना किसी पैसे के हर एक व्यक्ति को वैक्सीन भी मिल गई। और डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज राशन का भी मिला होगा कि राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 15 करोड़ गरीबों को महीने में 2 बार राशन हम उत्तर प्रदेश के अंदर दे रहे हैं। भाइयों बहनों, दाल, तेल और नमक है कि नहीं है? क्या ये 17 के पहले मिलता था क्या? सपा की सरकार के समय उनके सारे गुर्गे राशन खा जाते थे और बहन जी के हाथी का पेट इतना बड़ा है कि गरीबों का पूरा राशन हजम कर जाता था। लेकिन आज हर गरीब को, हर जरूरतमंद को फ्री में राशन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। और यही नहीं, अभी तो हमने तय किया है, ये तो एक झलक है,
10 मार्च के बाद जब दोबारा सरकार बनेगी, उज्ज्वला योजना के हर लाभार्थी को होली और दीपावली में फ्री में रसोई गैस के साथ मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में रूस और यूक्रेन की जंग जितनी बड़ी और कितनी खतरनाक हो चुकी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दशकों से न्यूट्रल रहे देश भी अब जंग के मोड में आ गए। दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो खुद ऐसी जंग से दूर रहे थे, लेकिन अब वो भी जंग में आ गए हैं। 5 देश थे जो शांत थे, अब जंग के मोड में आए। स्वीडन प्रधानमंत्री मैगडेलेन एडरसन ने सोमवार को यूक्रेन की सैन्य मार्च पर मदद का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि स्वीडन अपने दूसरे देशों को सैन्य मदद न करने के डॉक्ट्रिन को तोड़ने जा रहा है। एडरसन ने बताया कि स्वीडन यूक्रेन में 5000 एंटी टैंक हथियार भी भेजेगा। इसके साथ ही 1,35,000 फील्ड राशन, 5000 हेलमेट और 5000 बॉडी आर्मर भी भेजे जाएंगे। स्वीडन ने आखिरी बार 1939 में फिनलैंड की मदद की थी, जब सोवियत संघ ने उस पर हमला किया था। दूसरा देश स्विट्जरलैंड। अब तक न्यूट्रल रहा स्विट्जरलैंड भी रूस और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आलोचना की। राष्ट्रपति इग्नाजियो कैसिस ने कहा कि ये जंग यूरोप के दिल पर हो रही है। उन्होंने इस जंग को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीतिक और नैतिक आधार पर रूस का ये हमला असहनीय है। इतना ही नहीं, स्विट्जरलैंड यूरोपियन यूनियन का सदस्य नहीं है, लेकिन यूरोपियन यूनियन की ओर से लगाए गए रूस के सारे प्रतिबंध वो भी लागू करेगा। तीसरा देश फिनलैंड। प्रधानमंत्री सना मारिन ने यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने का ऐलान किया है। उन्होंने अपने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया। यूक्रेन को फिनलैंड 2500 असोल्ट राइफल्स, 1.5 लाख बुलेट्स, 1500 एंटी टैंक हथियार और 70,000 फूड पैकेट्स की सप्लाई करेगा। इसके साथ ही अब पीएम सना मारिन ने फिनलैंड को भी नाटो में शामिल करने की बात कही है। चौथा देश है जापान। रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों का समर्थन किया। इसके अलावा रूस के लोगों की जितनी भी संपत्ति जापान में है, उन्हें भी जब्त करने का ऐलान किया गया। जापान ने यूक्रेन को $100 मिलियन का लोन देने के साथ साथ $100 मिलियन की मानवीय सहायता देने की भी घोषणा की है। वहीं जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने नाटो की तरह न्यूक्लियर शेयरिंग प्रोग्राम की बात कही। इस पर प्रधानमंत्री फूमियो काशिदा ने कहा कि जापान अमेरिका के साथ कोई न्यूक्लियर शेयरिंग डील नहीं करेगा। पांचवा देश जो है वो है जर्मनी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अब जर्मनी ने अपनी विदेश नीति में बदलाव किया है और यूक्रेन को सैन्य मदद देने का ऐलान किया। जर्मनी ने यूक्रेन को 500 स्टिंजर मिसाइल देगा और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने अपनी रक्षा पर $113 अरब खर्च करने का ऐलान भी किया है। नाटो देशों ने 2014 में अपनी रक्षा पर जीडीपी का 2% खर्च करने का टारगेट रखा था, लेकिन जर्मनी हमेशा इसमें पीछे रहा। उत्तर प्रदेश की चुनावी लड़ाई पूर्वांचल के रण में लड़ी जा रही है और मोदी लहर और योगी के गढ़ पूर्वांचल में कांग्रेस का झंडा बुलंद रखने वाले एकमात्र विधायक अजय कुमार लल्लू हैं, जो सूबे में कांग्रेस में जान डालने के लिए 3 सालों से सड़क पर संघर्ष करते नजर आए हैं। ऐसे में अब इनके इम्तिहान की घड़ी कुशीनगर जिले की तमकुही राज सीट पर है। आपको बता दें, अब ऐसे में अजय कुमार लल्लू क्या इस बार जीत की हैट्रिक लगा पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू तीसरी बार कुशीनगर की तमकुही राज सीट से चुनावी मैदान में उतरे हैं, लेकिन जिले के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। इसके चलते कांग्रेस की स्थिति पूर्वांचल में गड़बड़ा गई और अजय लल्लू के सामने भी सियासी चुनौतियां खड़ी हो गई। अजय लल्लू के खिलाफ बीजेपी गठबंधन के तहत निषाद पार्टी से डॉक्टर असीम कुमार, सपा से उदय नारायण गुप्ता और बसपा से संजय गुप्ता चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। अजय कुमार लल्लू तमकुही राज सीट से तीसरी बार चुनावी मैदान में उतरे। उन्होंने पहला चुनाव 2007 में सेवरही विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ा था, लेकिन जीत नहीं सके थे। परिसीमन के बाद तमकुही राज सीट वजूद में आई और 2012 में अजय कुमार ने कांग्रेस की टिकट पर किस्मत आजमाई और बीजेपी के उम्मीदवार नंदकिशोर मिश्रा को 5,860 वोटों से हराकर विधायक बने। इसके बाद 2017 के चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर दोबारा उतरे और बीजेपी की लहर में 2012 से भी अधिक अंतर से बीजेपी प्रत्याशी जगदीश मिश्र को हराया।
अजय कुमार लल्लू के संघर्षों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने उन्हें अक्टूबर 2019 में उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष की कमान सौंपी तो उन्होंने पार्टी में नई जान फूंकने की कवायद की। अजय कुमार अपने क्षेत्र में दलित, पिछड़ों, शोषित, वंचित लोगों की समस्या और बाढ़ की समस्या को लेकर हमेशा धरने पर बैठ जाते थे। लोग उन्हें धरना कुमार भी कहते थे। आपको बता दें, लोगों ने उन्हें धरना कुमार भी कहने लगे थे। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भी इस तेवर को अपनाए रखा, जिसके चलते कई बार उन्हें गिरफ्तार भी होना पड़ा। तुमकुही राज सीट पर जीत की हैट्रिक लगाने का मकसद लेकर अजय कुमार लल्लू उतरे, लेकिन इस बार उनके सियासी राह में कांटे काफी हैं। बसपा से लेकर सपा तक ने वैश्य कार्ड खेला है तो बीजेपी ने निषाद पार्टी के जरिए उन्हें सियासी मात देने की रणनीति अपनाई। ऐसे में पूर्वांचल में कांग्रेस का किला बचाए रखने के लिए अजय कुमार लल्लू पिछले 6 महीने से सिर्फ अपनी ही सीट पर फोकस कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष होने के बाद उन्होंने किसी भी सीट पर प्रचार करने नहीं उतरे हैं और सिर्फ तमकुही राज सीट पर मशक्कत कर रहे हैं। पूर्वांचल में कांग्रेस साख बचा पाएगी। पूर्वांचल की करीब आधा दर्जन सीटों पर कांग्रेस काफी अच्छा चुनाव लड़ रही है। इनमें पूर्वांचल की देवरिया जिले की रुद्रपुर सीट पर अखिलेश प्रताप सिंह, महराजगंज की फरेंदा सीट पर बीरेंद्र चौधरी, इटवा सीट पर अरशद खुर्शीद, सौरतगढ़ सीट पर पप्पू चौधरी और तुमकुही राज सीट पर अजय कुमार लल्लू हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपने इन तमाम दिग्गज नेताओं के पक्ष में माहौल बनाने के लिए रैली की। अजय कुमार लल्लू की सीट पर सोमवार को प्रचार किया और इस दौरान प्रियंका गांधी उनके परिवार से मिली। अजय कुमार लल्लू ने प्रियंका गांधी को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर हेलीपैड तक छोड़ा। इससे पहले उन्होंने अजय लल्लू को जिताने की अपील की। ऐसे में देखना है कि पूर्वांचल में कांग्रेस का एकमात्र विधायक क्या अपनी जीत की हैट्रिक लगाने में कामयाब रहेगी। डीबी न्यूज में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीबी न्यूज।